सो हे गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो एंड आई होप कि तुम लोग बहुत ज़्यादा अच्छे हो। मज़े में हो कि वीडियो में आगे बढ़ने से पहले कहना चाहूँगी कि अगर इससे पहले का एपिसोड अभी तक चेकआउट नहीं किया है तो पहले जाओ और जाके उसे देख लो, वरना यहाँ तुम्हें कुछ समझ नहीं आने वाला। और अगर देख लिया है तो बिना किसी देर के आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। सो होमीज, जैसा कि हमने लास्ट एपिसोड में देखा था जहाँ पर सीतिरन को अपने लिए एक परफेक्ट बॉडी मिल जाती है जो कि और किसी की नहीं बल्कि वही डीमन चाइल्ड की बॉडी होती है जो कि संताई अपने गायब होने से पहले यहाँ पर छोड़ गया था। किसी दौरान वांगलिन यहाँ पर सीतुनन से जी रेलन के बारे में भी पूछता है, जिस पर सीतुनन उससे कहता है कि एक बार मैं अपनी बॉडी को रिकवर कर लूँ मेरी कल्टीवेशन के अकॉर्डिंग, जिसके बारे में तुम्हें सब कुछ बता दूंगा। यहाँ पर ये सुनते साथ ही वांगलिन भी समझ आता है कि इस वक्त उसे क्या करना चाहिए और आगे। सो होमीज, हमारे इस एपिसोड की स्टार्टिंग में हम वांगलिन को देखते हैं जहाँ पर उसके सामने सीतुनन उस डीमन चाइल्ड की बॉडी में एंटर हो जाता है। साथ ही वो यहाँ पर दूसरी तरफ यहाँ पे जो इमोर्टल क्राइन का एंसेस्टर था जो कि यहाँ पर सीतुनन का पीछा कर रहा था, वो यहाँ पर उसकी बॉडी को भी रिफाइन कर रहा था। इसी दौरान हम सीतुनन को देखते हैं जहाँ पर वो वांगलिन से कहता है कि एक बार मेरी कल्टीवेशन पूरी तरीके से रिकवर हो जाए और मैं इस बॉडी को कंट्रोल कर लूँ, जिसके बाद मैं तुम्हारी हेल्प जरूर करूंगा। इसी के साथ हम देखते हैं कि वांगलिन अपने पास से उसी बॉटल को निकालता है जिसके अंदर की एंशिएंट ब्लड मौजूद था और वो कहने लगता है कि मुझे इससे भी ज्यादा ब्लड की जरूरत पड़ेगी अगर मैं अपनी एंशिएंट गॉड बॉडी को 3 स्टार या 4 स्टार तक पहुंचाना चाहता हूँ। अभी यहाँ पर हम देखते हैं कि वांगलिन जब ये सारी बातें कह रहा होता है तो उसके मन में ये ख्याल आता है कि जायंट डिवाइन क्लैन के एंसेस्टर का ब्लड अगर उसे मिल जाए ये उसके लिए बहुत ही ज्यादा फायदेमंद होगा। इसी के साथ हम देखते हैं कि वांगलिन वहां से चला जाता है और इमीडिएटली टेलीपोर्ट होकर यहाँ पर वो कॉप सेक्ट में जाने वाला होता है कि तभी वहाँ पर रास्ते में उसे ज़्याओ वुटाई मिलता है जो कि यहाँ पर वांगलिन को देखते साथ ही कहने लगता है कि काफी दिनों बाद मिल रहे हैं। यहाँ पर हम देखते हैं कि वांगलिन जैसे ज़्याओ वुटाई के पास उस स्ट्रॉ हैट को देखता है तो वो समझ जाता है कि ये कौन है, जिसके साथ ही वो उसके पास आने लगता है। और यहाँ पर जैसे ही वांगलिन यहाँ पे ज़्याओ वुटाई के सामने उन 2 कप्स को देखता है तो वो अपने पास से रखी उस ओल्ड वाइन की बोतल को भी निकाल लेता है। और यहाँ पर जैसे ही ज़्याओ वुटाई उस वाइन को स्मेल करता है तो वो वांगलिन से कहने लगता है कि आपके पास ये वाइन अभी भी मौजूद है, जिसके साथ ही ये लोग पुरानी बातें करना शुरू कर देते हैं। जहाँ पर ज़्याओ वुटाई कहने लगता है कि काश जैसे कि ये वाइन पहले की तरह है, लोग भी पहले की तरह ही हुआ करते, लेकिन इस दुनिया में कुछ भी परमानेंट नहीं होता, हर चीज वक्त के साथ बदलती रहती है। इसी दौरान हम देखते हैं कि वांगलिन जब उसके स्ट्रॉ हैट को देखता है तो वो कहने लगता है कि तुम्हारे पास भी है, जिस पर यहाँ पर ज़्याओ वुटाई हंसने लगता है। और फिर यहाँ पर ज़्याओ वुटाई वांगलिन को रिस्पेक्ट के साथ ग्रीट करते हुए थैंक यू कहने लगता है और कहता है कि ब्रदर वांग, आपका बहुत शुक्रिया क्योंकि आपने ही लू यानफेंग को मारकर हमारे उस कंट्री को आजाद कराया। यहाँ पर हम देखते हैं कि वांगलिन कुछ खास रिएक्शन नहीं देता और फिर वो मुद्दे पर आता है। वो कहने लगता है कि ब्रदर ज़ाओ, मैं जानता हूँ कि आपको मुझसे कोई ना कोई काम है तभी आप मेरा यहाँ पर तब से इंतजार कर रहे हैं, तो बेहतर होगा कि आप सीधा मुद्दे पर आए। जिस पर हम देखते हैं कि ज़्याओ वुटाई थोड़ा संकोच करते हुए कहने लगता है कि असल में बात यह है कि ब्रदर वांग, कुछ दिनों पहले ज़ो क्यूजी और इमोर्टल क्लैन के बीच में एक जबरदस्त बैटल हुआ था जिसमें एक रीइंकार्नेशन ट्री को यहाँ पर ज़ो क्यूजी ने भी डिस्ट्रॉय कर दिया था। यहाँ पर इसी के साथ हमें कुछ दिनों पहले का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर ज़ो क्यूजी और इमोर्टल क्लैन के कुछ एंसेस्टर के बीच में बहुत ही तगड़ी फाइट चल रही थी, जहाँ पर ज़ो क्यूजी अकेली टक्कर दे पा रहा था और उसने अकेली ही एक बहुत बड़े जायंट रीइंकार्नेशन ट्री को डिस्ट्रॉय कर दिया था। इसी मौके पर हम देखते हैं कि वहाँ पर यन क्यूजी भी आ जाता है और वो यहाँ पर आते साथ ही ज़ो क्यूजी से कहने लगता है कि सीनियर ब्रदर, काफी टाइम बाद आपसे मिल रहा हूँ। यहाँ पर वो आते साथ ही अपने एक एंसेस्टर की जान भी बचा लेता है। साथ ही हम देखते हैं कि यहाँ पर जितने भी इमोर्टल क्लैन के जो छोटे मोटे कल्टीवेटर्स थे वो भी यहाँ पर उसे ग्रीट करना शुरू कर देते हैं। अब अगर तुमने प्रीवियस एपिसोड्स को देखा होगा तो तुम्हें पता होगा कि यन क्यूजी असल में इमोर्टल क्लैन का सेकंड एंसेस्टर है। इस दौरान हम देखते हैं कि ज़ो क्यूजी भी बहुत बुरी तरीके से इंजर्ड हो चुका होता है, लेकिन वो यहाँ पर यन क्यूजी से कहने लगता है कि अच्छा, तो फाइनली तुम सामने आ ही गए, तो बताओ मैं तुम्हें यहाँ पर इमोर्टल क्लैन का सेकंड एंसेस्टर कहकर बुलाऊं या फिर मैं तुम्हें यन क्यूजी कहूँ। जिस पर हम देखते हैं कि यन क्यूजी से कहने लगता है कि सीनियर ब्रदर, आपको जो अच्छा लगे आप मुझे वो कहकर पुकार सकते हैं। यहाँ पर हम देखते हैं कि ज़ो क्यूजी को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है और फिर वो यहाँ पर तेजी से यन क्यूजी पर अटैक कर देता है, लेकिन यन क्यूजी इस अटैक को रोकते हुए कहने लगता है कि मानना पड़ेगा सीनियर ब्रदर, आप इस वक्त चोटिल है लेकिन आप फिर भी मुझसे फाइट करना चाहते हैं। यहाँ पर हम देखते हैं कि ज़ो क्यूजी गुस्से के साथ कहने लगता है कि अच्छा ऐसा है तो फिर तुम मुझे जान से मार क्यों नहीं देते। जिस पर यन क्यूजी कहता है कि मैं आपके जितना बेवकूफ नहीं हूँ और मैं आपको भी यही कहना चाहूंगा कि जरा अपने इस कंट्री की तरफ देखिए, आप चाहे तो अभी भी अपने लोगों की जान बचा सकते हैं। मैं यहाँ पर अपने इमोर्टल क्लैन की तरफ से आपके साथ समझौता करने के लिए राजी हूँ, जिसके अकॉर्डिंग मैं इस पूरे सुजाकू प्लेनेट को आपके साथ शेयर कर सकता हूँ, जिसके अकॉर्डिंग इस पूरे
प्लेनेट के आधे हिस्से पर हम इमोर्टल प्लेनेट्स का अधिकार होगा और बाकी के हिस्से में आप लोगों का। लेकिन हम देखते हैं कि ज़ोक्यूज़ी इस पर राजी नहीं होता, तो यहाँ पर युनक्यूज़ी अपने पास से एक अटैक को प्रिपेयर करते हुए कहने लगता है कि ठीक है, फिर मैं आपको सोचने के लिए 3 महीने का टाइम देता हूँ। इन 3 महीने में आपके पास टाइम होगा कि आप खुद को रिकवर कर लो और अच्छे से सोच लो कि आपको क्या करना चाहिए। जिसके साथ ही हम देखते हैं कि ज़ोक्यूज़ी भी यहाँ पर अपने लोगों के साथ एस्केप करने में लग जाता है। इसी दौरान हम देखते हैं कि यहाँ पर जैसे ही ज़ोक्यूज़ी और उसके लोग चले जाते हैं, तभी यहाँ पर युनक्यूज़ी अपने क्लैन के मेंबर से कहने लगता है कि तुम लोग को इस वक्त जल्द से जल्द जाकर अपने वाउंड्स को ही करना चाहिए, क्योंकि बहुत जल्द इस प्लेनेट पर बहुत ही बड़ी वॉर होने वाली है और जिसके लिए हमें प्रिपेयर रहना होगा। इसी के साथ हम देखते हैं कि सभी लोग उस पोर्टल के थ्रू चले जाते हैं कि तभी यहाँ पर एक ब्लैक फॉग इनके सामने इमर्ज हो जाती है, जिसके बाद ही वहाँ पर इनके क्लैन के फर्स्ट एंसेस्टर की एक इल्यूजनरी बॉडी क्रिएट हो जाती है, जो कि यहाँ पर युनक्यूज़ी से कहती है कि मैं उम्मीद करता हूँ कि तुम मेरी कुर्बानियों को नहीं भूले होगे, ना ही उन लोगों की कुर्बानियों को जिन्होंने अपनी जान गंवाकर उन सील को तोड़कर तुम्हें यहाँ पर ऊपर भेजा ताकि तुम हमारी ने एक बेटर अपॉर्चुनिटी को क्रिएट करो। अब यहाँ पर तुम देख सकते हो कि इस फर्स्ट एंसेस्टर के फोरहेड पर 11 लीड्स है, जिसका मतलब ये कि ये बहुत ज्यादा पावरफुल है। जिसके बाद वो गुस्से के साथ युनक्यूज़ी से कहता है कि मैं तुम्हारे इस फैसले से बिल्कुल भी खुश नहीं हूँ। अगर तुम चाहते तो तुम ज़ोक्यूज़ी को इसी वक्त मार सकते थे जबकि वो बहुत ही ज्यादा वीक कंडीशन में था, लेकिन तुमने उसे जाने दिया। यहाँ पर ये सुनकर युनक्यूज़ी हंसता है, कहने लगता है कि शायद आपको नहीं पता, लेकिन कल्टीवेशन प्लेनेट हार्ट, जो कि कल्टीवेशन प्लेनेट क्रिस्टल को कंट्रोल करता है, वो अभी भी उसके पास है और वो जब चाहे इस पूरे प्लेनेट को डिस्ट्रॉय कर सकता है। इसी के साथ युनक्यूज़ी ये भी बताता है कि हालांकि जो सेकंड जनरेशन का सुजाकू था यानी कि सितुनन, उसने अपने जमाने में इस कल्टीवेशन प्लेनेट क्रिस्टल को सील करने की कोशिश की थी और उसने इसे ऑलमोस्ट सील भी कर दिया था, लेकिन फिर भी उसके बाद से आने वाले हर एक सुजाकू ने अपनी पावर का यूज करके उस सील को बहुत ही ज्यादा कमजोर कर दिया और ये कल्टीवेशन प्लेनेट क्रिस्टल अभी भी इसी वजह से बस एक्टिव है। और यहाँ पर अगर हमने ज़ोक्यूज़ी को चांद से मार दिया तो उसके मरते के साथ ही कल्टीवेशन हार्ट भी डिस्ट्रॉय हो जाएगा, और अगर कल्टीवेशन हार्ट ही डिस्ट्रॉय हो जाएगा तो कल्टीवेशन प्लेनेट क्रिस्टल का तो फिर हम सोच भी नहीं सकते, जिसका मतलब ये कि पूरा प्लेनेट डिस्ट्रॉय हो जाएगा। और ये मैं अच्छे से जानता हूँ कि वो अपने मरने से पहले ये काम जरूर करेगा। यहाँ पर ये सारी बातें सुनकर जो फर्स्ट एंसेस्टर होता है उसे ज़ोक्यूज़ी की बात अच्छे से समझ आ जाती है और वो समझ जाता है कि उससे कितनी बड़ी गलती हो गई, क्योंकि जिन लोगों ने युनक्यूज़ी का पूरा किया कराया प्लान फ्लॉप कर दिया। इसी दौरान हम देखते हैं कि युनक्यूज़ी भी वही बात रिपीट करता है कि मैंने इस मैटर को सॉल्व करने के लिए बहुत ही अच्छा प्लान बनाया था और मैंने मेरे 4 ऐसे चुने हुए डिसाइपल्स को भी रेडी किया था जो कि इस काम में हमारी बहुत ज्यादा मदद करने वाले थे, लेकिन आप और हमारे बाकी के क्लैन मेंबर्स इस हद तक डेस्परेट हो गए कि बिना मेरी परमिशन के आप लोगों ने सील को तोड़ दिया और यहाँ सरफेस पर आकर कत्लेआम मचाना शुरू कर दिया, और जिस वजह से ना चाहते हुए भी यहाँ पर मेरी आइडेंटिटी रिवील हो गई। यहाँ पर हम देखते हैं कि जो फर्स्ट एंसेस्टर होता है वो भी समझ आता है, लेकिन वो यहाँ पर युनक्यूज़ी से पूछता है कि वो सब तो ठीक है, लेकिन तुमने आखिर ज़ोक्यूज़ी को 3 महीने का टाइम क्यों दिया? जिस पर हम देखते हैं कि युनक्यूज़ी कहने लगता है कि वो इसलिए ताकि वो अच्छे से सोच ले, क्योंकि उसे सुजाकू के टाइटल से इस हद तक की ऑब्सेशन है कि वो इसके लिए किसी भी हद तक जाएगा, और अगर वो इस प्लेनेट का सुजाकू बने रहना चाहता है तो उसे हमें कल्टीवेशन प्लेनेट हार्ट देना होगा। यहाँ पर उसकी ये सारी बातें सुनकर जो फर्स्ट एंसेस्टर होता है वो पूछने लगता है कि क्या तुम श्योर हो कि वो सच में ऐसा कुछ करेगा? जिस पर यहाँ पे युनक्यूज़ी उससे कहने लगता है कि वो इस सुजाकू प्लेनेट के टाइटल के लिए कुछ भी कर सकता है। इसी के साथ हम देखते हैं कि ये सारी बातें ज़्याओ वुटाई वांग लिन को बता रहा था और साथ ही वो आगे कहने लगता है कि इन 3 महीनों में बहुत कुछ हो चुका है। यहाँ पर इस प्लेनेट पर जो थर्ड और एक्सटर्नल लेवल का कल्टीवेटर होता है यानी कि चू युनफे, वो भी इस प्लेनेट को छोड़कर जा चुके हैं। इमोर्टल प्लेनेट में यहाँ पर सुजाकू प्लेनेट के बहुत से मेजर सेक्ट पर भी कब्जा कर लिया है, साथ ही रैंक 4 के जितने भी कंट्रीज थे अब वो भी उसके चपेट में आ चुकी है। इस दौरान हमें कियांग फेंग और ज़ोक्यूज़ी को दिखाया जाता है, जहाँ पर उनके पास एक सर्वेंट आकर इमोर्टल प्लेनेट के बारे में अपडेट्स देने लगता है कि कैसे इमोर्टल प्लेनेट्स ने उनके आधे से ज्यादा टेरिटरी पर कब्जा कर लिया है। इसी दौरान यहाँ पर ज़ोक्यूज़ी भी कहने लगता है कि अब ये लड़ाई बस मेरी है, क्योंकि इस प्लेनेट पर बस मैं ही एक बचा हूँ जो कि एक्सटर्नल लेवल पर है और जो कि सुजाकू के इस टाइटल के लिए युनक्यूज़ी से बेटर कर सकता है। साथ ही हमें ये भी बताया जाता है कि यहाँ पर इमोर्टल प्लेनेट ने अपने उन रीइंकार्नेशन ट्री जो कि उन्होंने चारों दिशाओं पर लगाया था वो अब फुल्ली ब्लूम भी कर चुका है। इसी के साथ हम देखते हैं कि वांग लिन उससे पूछने लगता है कि एक बात बताओ, तुम भी तो ज़ाओ वुटाई के वन ऑफ द डिसाइपल्स में से एक हो? जिस पर ज़ाओ वुटाई हाँ में जवाब देता है और कहने लगता है कि मेरे पास आज़ुरा ड्रैगन का ब्लड है, इसी वजह से उसने मुझे अपना डिसाइपल बनाया और मुझे यहाँ पर उन्होंने लियू मेई से सामना करने के लिए चूज किया है। साथ ही
यहाँ पर एक और डिसाइबल जिसका नाम जिन है, उन्होंने यहाँ पर उसे कियांग फेंग से डील करने के लिए चूज किया है। और रही बात उनके थर्ड डिसाइबल्स की, तो वो और कोई नहीं बल्कि आप हैं। इसी दौरान यहाँ पर ज़ियाओ वुटाई वांग लिन से कहने लगता है कि लेकिन मैं आपको एक और बात बताना चाहता हूँ कि यहाँ पर युन क्यूजी आपसे मिलना चाहते हैं, क्योंकि वो आपको इस स्ट्रॉ हैट की ट्रू मीनिंग्स को सिखाना चाहते हैं, साथ ही इसकी ट्रू पावर को आप कैसे यूज कर सकते हैं ये भी। लेकिन तुम जानते हो कि वांग लिन कितना ज्यादा स्मार्ट है। इसी वजह से हम देखते हैं कि वांग लिन उस वाइन को पीते हुए कहने लगता है कि जाकर युन क्यूजी से बोल देना कि मैं उनके पास नहीं आने वाला। यहाँ पर ये सुनकर हम देखते हैं कि ज़ियाओ वुटाई बहुत ही ज्यादा शॉक्ड हो जाता है, लेकिन वो जानता है कि वो वांग लिन को फोर्स नहीं कर सकता। इसी वजह से वो उससे कहता है कि ब्रदर वांग, मैं चाहता तो यही हूँ कि आप भी हमारे साथ चले, लेकिन मैं आपकी रिस्पेक्ट करता हूँ, साथ ही आपके फैसले की भी, इसलिए आप जो भी चूज करेंगे मैं उसमें राजी हूँ। लेकिन मेरे पास आपके लिए कुछ है। जिसके साथ ही वो अपने पास से एक जेड पैलेट को बाहर निकालते हुए कहने लगता है कि ब्रदर वांग, ये वो है जिसमें कि लू मई के 1000 इल्यूजन रूथलेस डोमेन के बारे में लिखा है, जो कि मुझे लगता है कि फ्यूचर में आपके काम जरूर आएगा। यहाँ पर ये सुनकर वांग लिन थोड़ा हैरान तो हो जाता है, लेकिन ज़ियाओ वुटाई यहाँ पर उसे अलविदा कहकर चला जाता है। इसी के साथ हम वांग लिन को देखते हैं, जहाँ पर वांग लिन उससे जेड पैलेट को लेते हुए ज़ियाओ वुटाई का शुक्रिया अदा करता है और फिर वांग लिन वहाँ से टेलीपोर्ट हो जाता है और वो कॉक सेक्ट के बाहर जाकर टेलीपोर्ट हो जाता है। साथ ही वो यहाँ पर अपने डिवाइन सेंसेस का यूज करते साथ ही एक केव के अंदर पहुंच जाता है, जहाँ पर एक बंदा मौजूद होता है। लेकिन तभी वो यहाँ पर वांग लिन की डिवाइन सेंसेस को फील करने लगता है और उसके अंदर की जो सोल होती है वो बाहर आते साथ ही कहने लगता है कि मैं जानता हूँ कि तुम ये नहीं कही। यहाँ पर हम देखते हैं कि वांग लिन इस बंदे से बहुत ही ज्यादा इम्प्रेस हो जाता है। वो कहने लगता है कि मानना पड़ेगा, तुम सच में बहुत ही ज्यादा टैलेंटेड हो कि तुमने मेरे डिवाइन सेंस को भी यहाँ पर महसूस कर लिया। हालांकि तुम यहाँ पर नैनसन सोल के लेट स्टेज पर, जिस पर हम देखते हैं कि वो बंदा डर जाता है और फिर वांग लिन के सामने रिस्पेक्ट के साथ ग्रीट करते हुए कहता है कि सीनियर, मैं माफी चाहता हूँ, लेकिन मैं बस आपके डिवाइन सेंसेस को इसलिए फील कर पाया क्योंकि जो मेरा कल्टीवेशन मेथड है वो इसी से रिलेटेड है। इसी दौरान हम देखते हैं कि वांग लिन उससे पूछता है कि आखिर तुम्हारा नाम क्या है और तुम किस सेक्ट से बिलोंग करते हो, जिस पर वो अपना नाम चाओ यूडाओ बताता है और फिर वो वांग लिन से बताने लगता है कि मैं असल में इस सेक्ट से बिलोंग नहीं करता, बल्कि मैं किसी दूसरे प्लेनेट से बिलोंग करता हूँ जिसका नाम तियान युन प्लेनेट है। यहाँ पर ये सुनते साथ ही वांग लिन उसके सामने आ जाता है, क्योंकि तियान युन प्लेनेट तो वांग लिन का नेक्स्ट डेस्टिनेशन है। जिसके बाद वांग लिन उससे पूछने लगता है कि आखिर तुम यहाँ पर क्यों आ गए, क्योंकि तियान युन प्लेनेट पर भी कॉर्प सेक्ट के बहुत से हेडक्वार्टर्स हैं, तो भला तुम इतने बड़े और अच्छे प्लेनेट को छोड़कर सुजाको प्लेनेट पर क्यों आ गए। जिस पर चाओ यूडाओ बहुत ही ज्यादा डर जाता है और वांग लिन के सामने झुकते हुए कहने लगता है कि असल में ये कि क्योंकि मेरी बॉडी डिस्ट्रॉय हो चुकी है और तियान युन प्लेनेट पर अगर मुझे एक बॉडी चाहिए होगी तो उसे बाय करने के लिए मुझे बहुत से सेलेस्टियल जेड्स को देना होगा, जो कि मेरे पास नहीं है। लेकिन यहाँ पर सुजाको प्लेनेट पर हर चीज उतनी ज्यादा एक्सपेंसिव नहीं है जितनी कि तियान युन प्लेनेट पर है। इसी वजह से मुझे यहाँ पर बहुत ही कम सेलेस्टियल जेड में यहाँ पर कॉर्प सेक्ट है, रहने के लिए जगह और एक अच्छी बॉडी भी प्रोवाइड कराई है। हालांकि यहाँ पर रिसोर्सेज कम है, लेकिन ये जगह मेरे लिए बहुत ही ज्यादा बेहतरीन है। इसी दौरान हम देखते हैं कि चाओ यूडाओ यहाँ पर अपनी पूरी कहानी वांग लिन को बता देता है और फिर कहने लगता है कि अगर मेरे पास से इनफ रिसोर्सेज होते तो मैं यहाँ पर कभी भी सुजाको प्लेनेट पर नहीं आता। इसी दौरान वांग लिन उससे कहता है कि तुम तियान युन प्लेनेट के बारे में कितना जानते हो, जिस पर चाओ यूडाओ बताने लगता है कि असल में मैं तियान युन प्लेनेट पर बचपन से ही पला बड़ा हूँ, मेरी पैदाइश भी वहीं पर हुई है, तो मुझे उसके बारे में बहुत अच्छे से पता है। यहाँ पर हम देखते हैं कि इतना सब कुछ सुनने के बाद वांग लिन की आंखें चमक जाती हैं, जिसके साथ ही यहाँ पर चाओ यूडाओ कहने लगता है कि अगर आप वहाँ पर जाना चाहते हैं तो मैं इस पूरे सफर के दौरान साथ ही उस प्लेनेट में भी आपको हर जगह पर गाइड कर सकता हूँ। यहाँ पर ये सुनकर वांग लिन कहने लगता है कि ठीक है, फिर अगर ऐसी बात है तो मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे 100 साल के लिए स्लेव बन जाओ, बदले में 100 साल बाद मैं तुम्हें एक सोल ट्रांसफॉर्मेशन लेवल की बंदे की बॉडी दूंगा। यहाँ पर ये सुनते साथ ही हम देखते हैं कि वो बंदा चौंक जाता है और कहता है यहाँ सोल ट्रांसफॉर्मेशन लेवल के बंदे की बॉडी, जिसके साथ ही वो अपने मन में कहता है कि यहाँ पर ये बंदा सच में सोल ट्रांसफॉर्मेशन के लेवल पर होगा, साथ ही इसकी कल्टीवेशन भी, तो इसमें कोई शक नहीं कि ये यहाँ पर मेरे साथ मजाक तो नहीं कर रहा होगा। जिस समय हम देखते हैं कि चाओ यूडाओ यहाँ पर वांग लिन की इससे रिक्वेस्ट को मान जाता है। वो कहता है कि ठीक है, फिर मैं आपका स्लेव बनने के लिए रेडी हूँ। जिसके बाद वांग लिन उसे यहाँ पर अपने सोल फ्लैग में रख लेता है और फिर इमीडिएटली यहाँ से गायब हो जाता है। इसी के साथ वो कॉर्प सेक्ट के और भी ज्यादा डीप में पहुंच जाता है, क्योंकि उसे यहाँ पर जायंट डीमन क्लैन के जो फर्स्ट एंसेस्टर थे उसकी बॉडी से ब्लड चाहिए था, क्योंकि उसका जो ब्लड है वो उसके एंशिएंट गॉड बॉडी के कल्टीवेशन के लिए बहुत ही ज्यादा ग्रह है। इसी दौरान वांग लिन अपने डिवाइन सेंसेस से उसका पता लगा लेता है और फिर हम देखते हैं कि वांग लिन को वो जायंट डीमन क्लैन के एंसेस्टर की बॉडी मिल जाती है, जिसके साथ ही उसके ऊपर कुछ
कुछ वाइन्स लगी थी जिन्हें कि वांगलिन अटैक करके दूर करने की कोशिश करता है, लेकिन वो दोबारा से ग्रो होने लगती है, जो देखकर वांगलिन अपनी सेलेस्टियल स्वॉर्ड को बाहर निकालकर एक और स्लैश अटैक करता है और हम देखते हैं कि अब की बार ये वाइन्स सीधा वांगलिन पर ही अटैक कर देती है, जिससे वांगलिन डॉज करने लगता है और फिर वो समझ आता है कि इन्हें छुड़ना सही नहीं। इसी दौरान हम देखते हैं कि वांगलिन बहुत से स्लैश अटैक और करके देखता है, लेकिन इस बार वो सारे अटैक उससे जायंट डीमन क्लैन के फर्स्ट एंसेस्टर की बॉडी पर वो कर देता है, जिसके साथ ही वो अपने पास से उसी बॉटल को निकालता है और फिर उसके अंदर से ब्लड अब्सॉर्ब करना शुरू कर देता है। लेकिन इसी मौके पर हमें उससे जायंट डीमन क्लैन के फर्स्ट एंसेस्टर की बॉडी की जो कॉन्शियसनेस बची हुई थी वो सुनाई देती है, जहाँ पर वो वांगलिन से रिक्वेस्ट करता है कि प्लीज मुझे यहाँ से छुड़ा लो। अगर तुम मुझे यहाँ से एस्केप करवाने में मदद करती हो तो मैं वादा करता हूँ मैं तुम्हें हमारे क्लैन का सबसे पावरफुल ट्रेजर दे दूंगा। लेकिन हम देखते हैं कि वांगलिन इस पर भी कोई रिस्पॉन्स नहीं देता, जिसके साथ ही यहाँ पर वो एंसेस्टर कहने लगता है कि ठीक है, फिर अगर तुम मुझे यहाँ से आजाद करते हो तो मैं अपने पूरे क्लैन मेंबर्स यानी कि पूरे जायंट डीमन क्लैन और उसके सारे मेंबर्स को वांगलिन के अंडर में सौंप देगा। लेकिन हम देखते हैं कि वांगलिन फिर भी नहीं मानता और फिर दोबारा से वो एंसेस्टर कहने लगता है कि ठीक है, फिर अगर तुम मुझे यहाँ से एस्केप करवाने में मदद करते हो तो मैं तुम्हारा हमेशा हमेशा के लिए गुलाम बन जाऊंगा। यहाँ पर हम देखते हैं कि वांगलिन उसकी किसी भी बात पर ध्यान नहीं देता, लेकिन तभी वांगलिन नोटिस करता है कि ऐसा लग रहा है कि जैसे ये चाहता ही है कि मैं इसकी बॉडी से ब्लड निकाल लूं। जिसके साथ हम देखते हैं कि वो वांगलिन को कुछ और ऑफर्स भी देता है, जहाँ पर वो बताने लगता है कि तुम्हें तो पता ही होगा कि जायंट डीमन क्लैन के जो ट्रोल्स होते हैं उनकी बॉडी कितनी ज्यादा रेयर है। हमारी बॉडी एक स्टार कंपास से भी बहुत ही ज्यादा रेयर है और हम जहाँ मर्जी जैसे मर्जी चाहे जब चाहे जा सकते हैं और हमें कोई भी ट्रेस नहीं कर सकता। जिस पर वांगलिन बहुत ही गौर से उसकी बातें सुन रहा होता है कि तभी हम देखते हैं कि यहाँ पर डीमन क्लैन का एंसेस्टर कहने लगता है कि मैं तुमसे रिक्वेस्ट करता हूँ, मैं और मेरा पूरा क्लैन तुम्हें हमेशा के लिए अपना मास्टर मान लेंगे और तुम्हारी गुलामी करेंगे, लेकिन तुम बस हमें यहाँ से आजाद कर ले। जिसके बाद वो वांगलिन से कहता है कि मैं जानता हूँ कि मेरा ब्लड शायद तुम्हारे लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा, इसीलिए मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ कि हमारा जो बोन मैरो है वो भी बहुत ही ज्यादा रेयर है, तुम चाहो तो उसे भी ले सकते हो, बस बदले में मुझे कैसे भी करके यहाँ से आजाद कर दो। लेकिन हम देखते हैं कि ये सुनते साथ ही वांगलिन अचानक से उसे ब्लड अब्सॉर्ब करना छोड़ देता है, जिसके बाद वांगलिन को उस पर शक हो जाता है और फिर वो अपने मन में कहने लगता है कि जितनी डिटेल में ये अपने बारे में एक्सप्लेन कर रहा है ऐसा लगता है कि जैसे ये बस टाइम गुजारना चाहता है और कोई इंसान जो कि डेस्परेट हो आजादी के लिए उसकी बॉडी लैंग्वेज इसकी तरह तो हो ही नहीं सकती। जिसके बाद वांगलिन उससे पूछने लगता है कि आखिर तुम कौन हो और यहाँ पर कैसे फंस गए। जिस पर हम देखते हैं कि डीमन क्लैन का ये फर्स्ट एंसेस्टर बताने लगता है कि मैं डीमन क्लैन का फर्स्ट एंसेस्टर हूँ और यहाँ पर इमोर्टल क्लैन के अगेंस्ट जब फर्स्ट वॉर हुई थी तो मैं उनके अगेंस्ट बहुत ही अच्छे से फाइट कर रहा था, लेकिन फिर यहाँ पर मुझ पर कुछ 11 लीव्स के समन्स यानी कि इमोर्टल क्लैन के पावरफुल कल्टिवेटर्स ने अटैक कर दिया और फिर इन लोगों ने मुझे चोटिल कर दिया, जिसके बाद इन लोगों ने मुझे ट्रैप करके तब से यहाँ पर रखा हुआ है और यहाँ पर तब से ही मेरी बॉडी का ये लोग यूज करते हुए आ रहे हैं। जिसके साथ ही वो वांगलिन से कहता है कि अगर तुम मुझे यहाँ से एस्केप कराने में मदद करते हो तो मैं वादा करता हूँ कि मैं हमेशा हमेशा के लिए अपने पूरे क्लैन मेंबर्स के साथ तुम्हारी गुलामी में आ जाऊंगा। यहाँ पर उसकी ये सारी बातें वांगलिन को बहुत ही ज्यादा शुबा में डाल देती हैं। इसी वजह से इमीडिएटली वांगलिन उसके बॉडी में घुसाई उन सारे वाइन्स को निकाल लेता है जिनके जरिए से वो ब्लड अब्सॉर्ब कर रहा था। कि तभी हम देखते हैं कि यहाँ पर उसे ऐसा करता हुआ देखकर वो एंसेस्टर कहने लगता है कि आखिर तुम क्या कर रहे हो। जिस पर वांगलिन बताने लगता है कि तुम्हें यहाँ से छुड़ा कर मुझे कोई फायदा नहीं होगा, क्योंकि मैं वैसे भी यहाँ इस प्लेनेट को बहुत जल्द छोड़ने वाला हूँ और मुझे सुजाको प्लेनेट में कोई भी इंटरेस्ट नहीं है, लेकिन तुम्हारी ब्लड में मुझे बहुत ही ज्यादा इंटरेस्ट है और जब जब मुझे इसकी जरूरत पड़ेगी तब तब मैं यहाँ पर आ जाऊंगा। अब जैसा कि तुम लोग को पता होगा कि वांगलिन ने जायंट डीमन क्लैन का जो करंट का एंसेस्टर था उसके साथ क्या हाल किया, साथ ही उस पूरा क्लैन की कल्टीवेशन को भी सील कर दिया था। तो वांगलिन ये बात अच्छे से जानता है कि जैसे ही ये बंदा यहाँ पर आजाद होगा तो वो सबसे पहले यहाँ पर वांगलिन का ही दुश्मन बनकर खड़ा हो जाएगा। जिसके साथ ही हम देखते हैं कि वांगलिन यहाँ पर उससे कहने लगता है कि फिलहाल के लिए बेहतर यही होगा कि मैं आपको यहाँ पर छोड़ दूं, क्योंकि मुझे जब भी आपके ब्लड की जरूरत होगी मैं यहाँ पर आ जाऊंगा। ये कहते साथ ही हम देखते हैं कि वांगलिन इमीडिएटली यहाँ से जाने लगता है और जाते हुए अपने मन में कहता है कि मैं जानता हूँ कि इसके कुछ मैजिकल पावर्स हैं और अगर मैंने इसे एस्केप करवा भी लिया तो ये सबसे पहले मेरा ही दुश्मन बन जाएगा, तो इसलिए बेहतर होगा कि मैं खुद को इससे और इस मामले से दूर रखूं। इसी दौरान हम उस एंसेस्टर को देखते हैं जहाँ पर वो बहुत ही हताश और निराश होते हुए कहने लगता है कि काश ये मेरा थोड़ा सा ब्लड और अब्सॉर्ब
कर लेता, जिसके बाद मेरी कॉन्शियसनेस का थोड़ा हिस्सा उस ब्लड के अंदर चला जाता और फिर जैसे ही वो उस ब्लड का यूज करता तो मैं उसकी बॉडी पर कंट्रोल पा लेता। लेकिन हम देखते हैं कि वांग लिन ने ऐसा नहीं किया, जिस वजह से इसे बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है और वो चिल्लाते हुए कहने लगता है, इमॉर्टल क्लैन वालों और ट्रोल क्लैन वालों, एक बार बस मैं यहाँ से आजाद हो जाऊँ, फिर मैं तुम लोगों को नहीं छोड़ूंगा। इसी दौरान हम देखते हैं कि जब वांग लिन यहाँ से एस्केप कर रहा होता है, अचानक से यहाँ पर जो गेट था वो पूरी तरीके से क्लोज हो जाता है और चारों तरफ पिंक गैस छा जाता है। अब फिर वांग लिन को अपने कानों में एक लड़की के हंसने की आवाज सुनाई देती है, जिसको साथ ही वांग लिन एक अलग ही जगह पर पहुंच जाता है, जहाँ पर उसे अपने सामने एक बहुत ही ब्यूटीफुल वुमेन नजर आती है, जो कि यहाँ पर इमॉर्टल क्लैन की थर्ड एंसेस्टर है, जो कि वांग लिन को देखते हुए उससे फ्लर्ट करना शुरू कर देती है और कहती है कि क्या बात है, मुझे लगा नहीं था कि मैं यहाँ पर इतने हैंडसम से लड़के को देखने वाली हूँ। और फिर वो वांग लिन से कहने लगती है कि तुम्हें देखकर ऐसा लगता है कि तुमने आज तक किसी भी वुमेन को टेस्ट नहीं किया, और जिसका मतलब ये है कि तुम मेरे लिए बेहतरीन हो। और फिर हम देखते हैं कि वो उड़ते हुए सीधा वांग लिन के पास जाती है और उसके फेस को टच करते हुए कहती है कि क्या तुम मेरे साथ थोड़ी देर के लिए वक्त बिताना चाहोगे, हम साथ में बहुत मजे करेंगे। जिसके साथ ही वो यहाँ पर हंसना शुरू कर देती है और इसी के साथ हमारा आज का ये एपिसोड यहीं पर एंड होता है। सो दैट्स इट फॉर टुडे गाइस। आई होप कि तुम सबको आज की ये वीडियो काफी ज्यादा पसंद आई होगी। अगर हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करना। आई नो कि मेरा गला खराब है क्योंकि मेरी तबीयत ठीक नहीं है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।